इस देश में और प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से भाजपा का राज है। और मोदी जी जब सत्ता में आए थे उससे पहले देश के लोगों के साथ बहुत बड़े वायदे किए थे। अब एक नया नारा दिया है। आज आप टेलीविज़न देखते हो, अखबार पढ़ते हो, टेलीफोन को जब ऑन करते हो तो लिखा हुआ आता है मोदी की गारंटी, और उसके साथ साथ 400 पार का भी नारा दिया कि अब की बार 400 पार। मोदी जी ने गारंटी की बात करी है और केवल गारंटी की बात मोदी जी नहीं, भाजपा का हर व्यक्ति कहता है मोदी की गारंटी जो है वो इस देश को आगे लेकर के जाएगी। ये साथियों समझने की जरूरत है। मोदी जी ने तो 2014 के अंदर भी 4 गारंटियां हमें दी थी, जिसकी वजह से सत्ता में आए थे। मोदी ने पहली गारंटी देश के आम आदमी को दी थी और कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया हुआ है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। हर व्यक्ति ने ये मान लिया था कि मोदी का राज बनेगा तो पैसा आ जाएगा, और पैसा आएगा और हमारे खाते में अगर जमा हो गया तो फिर हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी गारंटी दी थी। गारंटी फेल होगी कि नहीं होगी थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो गारंटी फेल हुई कि नहीं हुई? फेल होगी थी। मोदी ने दूसरी गारंटी दी थी किसान को कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। यह भी कहा था कि एमएसपी का कानून बना दूंगा। हमने विश्वास किया, भरोसा किया, जिता दिया, वोट दे दिए। ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, ना एमएसपी का कानून बना। फिर गारंटी दी थी पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को कि हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी लगाऊंगा। रोजगार भी दूंगा, नौकरी भी लगाऊंगा। 10 वर्ष में अब तक 20 करोड़ बच्चों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए था कि नहीं था? वो गारंटी भी फेल हो गई। बल्कि एक नया काम और कर दिया था। जहां हमारे बच्चे फौज में जाकर के कहीं अपना देश की सेवा करते थे और अपना रोजगार और नौकरी प्राप्त करते थे, इसने तो वो भी खत्म कर दी। उसको भी अग्निवीर के रूप में तब्दील कर दिया। अब कोई भी बच्चा जो है फौज में जाने को तैयार नहीं है। एक गारंटी दी थी महिलाओं को कि ये जो चूल्हा है जिस पे तुम खाना तैयार करते हो ईंधन से, इसको खत्म करूंगा और तुम्हें गैस के सिलेंडर मुफ्त में, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे करके चूल्हे से छुटकारा दिलाऊंगा। चारों में से एक भी गारंटी मोदी ने पूरी नहीं करी अपनी। पिछली चारों में से एक पूरी करी नहीं, नई गारंटी की बात करता है। अब नई क्या गारंटी है? मोदी की नई गारंटी है महंगाई बढ़ाओ। महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है इस राज्य में? इस बीजेपी ने थारी हालत ऐसी कर दी कि तुम बोल भी नहीं सकते, बोल के भी नहीं बता सकते। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार बढ़ाओ। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून व्यवस्था खत्म हो गई। मोदी की गारंटी है नशा बढ़ाओ, अपराध बढ़ाओ। मोदी देश को कहीं 400 पार की बात कह करके देश का संविधान बदलना चाहता है। देश के अंदर रशिया जैसे हालात पैदा करना चाहता है। ये तो परमानेंट अपने आप को स्थापित करने के लिए 400 सीटें मांग रहा है। 400 मांग रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 उम्मीदवार नहीं है। 10 में से 6 कांग्रेस से लेकर के आए हैं, और कांग्रेस से भी ऐसे लेकर के आए हैं कि जो कल तक कांग्रेस में थे उन्हें अपने दफ्तर में ईडी को भेज करके बुलाते हैं, पटका पहना करके कहते हैं जा चुनाव लड़। दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो नवीन जिंदल मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी 2014 में जब कुरुक्षेत्र में जनसभा करने आए थे राजकुमार सैनी के पक्ष में, तब उन्होंने सभी में ये बात कही थी कि मैंने तिजोरी में पैसा देखा हुआ है, तिजोरी के अंदर मैंने आभूषण देखे हैं, सोना चांदी देखा है, लेकिन पहली तिजोरी ऐसी भी देखी है जिसके अंदर 40,000 करोड़ का कोयला है। जिंदल का कोयले की खदानों का काम था, इसके पास कोयले की माइनिंग है, और मोदी का इसने 40,000 करोड़ का कोयले का गबन किया है। अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, एक एक पैसा वसूलूंगा और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। उस दिन चोर बता रहा था, जब सरकार बन गई तो उससे चंदा ले लिया, और चंदा भी छोटा नहीं लिया, हजारों करोड़ के रूप में लेने का काम किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक चीज साफ होगी कि किस पार्टी ने कितना चंदा किस धन्ना सेठ से लेने का काम किया है। पहले लोग चंदा अपनी मर्जी से दे करके आते थे। हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि जब गांव के अंदर पार्टी का उम्मीदवार टिकट लेकर के जाता था तो गांव के लोग उसे पैसा इकट्ठा करके देने का काम करते थे, उससे भी राजनीति चला करती थी। लेकिन इन्होंने तो राजनीति को व्यवसायीकरण कर दिया, इन्होंने तो राजनीति को कॉर्पोरेट हाउस बना दिया। इन्होंने तो जिस किसी से पैसा मांगा, जिस किसी ने नहीं दिया उसके घर पे ईडी भेज दी, और जिसने पैसा दे दिया ईडी वालों को कहा इसको छोड़ दो। इस नवीन जिंदल से भी पहले पैसा लिया और फिर इसको कहा कि तेरे को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसको बुलाया, बुला करके गले में पटका डाल दिया और कहने लगा जा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़। और ऐसा उम्मीदवार बना करके भेजे आपके बीच में जो 16 तारीख तक की छुट्टी मांग के गया विदेश में अपना कारोबार करने के लिए। नवीन जिंदल तो देश के उन 10 बड़े घरानों में से है जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। पिछले दिनों एक अखबार की खबर छपी थी कि कौन कौन सबसे धनाढ़ व्यक्ति इस देश के हैं। उन 10 में से एक नाम इसका भी था। इसके पास राजनीति करने की, सेवा करने की फुर्सत नहीं है, ये तो अपने धंधे में लगने वाला आदमी है। राजनीति इसने पहले 10 साल करी थी, इसीलिए छोड़ करके गया कि इसका बिजनेस खराब हो रहा था। जब ये चला गया, जब इसको बुलाया, जब इसको टिकट दिया, तो बीजेपी वालों ने एक मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन जो है, जानते हो ना वॉशिंग मशीन क्या होती है, जिसमें हम अपने कपड़े धोते हैं। और ये बीजेपी वाले बेईमानों को धोने का काम करते हैं। उसमें गंगाजल डाल रखे, उस मशीन में डाल दिया, इसको 35 मिनट रखा और बाहर निकाला। कहने लगे कोयला चोर कोहिनूर बन गया। क्या पहले कोयला चोर का था इसको? अगर वो चोर था, बेईमान था, डकैत था, तो फिर भाजपा उसको टिकट दे करके मान के चलो इस देश का विनाश करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। बड़ी हैरानी की बात है, चुनाव में मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट है, दोनों का आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इन 10 वर्षों के अंदर अनेक तरह की दिक्कत और कठिनाइयां हमारे सामने आई है, अनेक आंदोलन हुए। दूर जाने की जरूरत नहीं। तित्रम मोड़ के ऊपर आप लोग इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे कि आपकी जमीनों के जो सरकार एक्वायर कर रही थी इस हाईवे के लिए, पूरा रेट नहीं दिया जा रहा था। 12 गांव के लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे?
कभी एक दिन भी नवीन जिंदल आया तुम्हारे बीच में? कभी देखा किसी ने नवीन जिंदल को वहां पे? अरे सुशील गुप्ता को ये आया कभी है? ये भी नहीं आया था कभी। और तुम्हारे लिए मैं आया था कि नहीं आया था? मैं विपक्ष का नेता था, सारे मेरे विधायक साथियों को लेकर के मैं तितरम मोड़ पे पहुंचा था और वहां खुल करके आप लोगों को यह आश्वासन देकर के गया था कि विधानसभा का सत्र आएगा, तब तक विधानसभा का सत्र चलने नहीं दूंगा जब तक मुख्यमंत्री खड़ा होकर के ये नहीं कहेगा कि हम किसान को पूरा मुआवजा देंगे। और विधानसभा के सत्र में आपसे जो बात कह करके गया था, उसी तरह सरकार को घेरने का काम किया। न केवल आपके एक तितरम मोड़ के मुआवजे की बात थी, हरियाणा प्रदेश में सरकार ने कहीं भी किसान की अनदेखी करने की कोशिश करी। चाहे वो आपका मामला था, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे 5 जातियों के आरक्षण का इशू था, हर जगह पे मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया। हर जगह पे जाकर के लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया। इन 10 वर्षों में ये दोनों लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरी लड़ाई सीधी सी है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? अरे इन दोनों ने लड़ी क्या? कभी देखे दोनों? ये दोनों पूंजीपति है। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे कि 2 वर्ग है इस देश के अंदर, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। इनके पास लूट का माल है, ये दोनों लुटेरे हैं। और मैंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया और किसानों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो विधानसभा थी, चाहे विधानसभा के बाहर का मामला था। मैंने हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया। अब समय आया कि ऐसे लोगों को सबक मिले और किसान की आवाज फिर लोकसभा में जाकर के गूंजे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि वोट डालने से पहले इस बात को जरूर विचार करके देखना कि सही मायने में तुम्हारा हितैषी कौन है, तुम्हारी बात को आगे कौन बढ़ा सकता है। और तुम्हें मोटे तौर पे और समझा दूं, बाणी और किसान के बीच की लड़ाई है कि नहीं है? तो देख लो किसको बाणियों की मदद करनी है, किसान की करनी है। बस तो यही बात है। क्या करोगे? ठीक है, बहुत धन्यवाद।